गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों सारे? सभी बहुत अच्छे। देखो, पढ़ाई आप लोग कर नहीं रहे हो, ये मुझे पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो एक टेस्ट था उसको सॉल्यूशन दिया था। उससे पहले आपको एक टेस्ट दिया था जिसमें आप लोगों ने 2 या 3 बच्चों ने मैक्सिमम मुझे टेस्ट सोल्व करके व्हाट्सएप किए थे। अदरवाइज बाकी किसी भी स्टूडेंट ने मुझे टेस्ट नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने वो टेस्ट सोल्व नहीं कर पाए, मतलब आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू कर दो। छुट्टियां मत मनाओ। अभी पढ़ने का टाइम है, 2-3 घंटे पढ़ लिया करो। 20 मिनट का लेक्चर होता है, एक डेली एक देख लो, बात खत्म। और लेक्चर भी बहुत ईजी से होते हैं, ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन है कि भाई समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो देखो, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछला लेक्चर था वो हमारा पूरा एक तरह से बेसिक केमिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, उनका मैंने पूरा सॉल्यूशन डाला था, साथ में क्वेश्चंस भी थे। आप लोगों ने नहीं किया तो आप जरूर देख लो। हमारी यूनिट फर्स्ट थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका लेक्चर 2 हमने डिलीवर कर लिए थे। हमने क्या सीख लिया था? हमने इससे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेट्स क्या होती है ना? वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल गया था, केमिकल इक्वेशन के बारे में पता चल गया, स्केलेटन इक्वेशन के बारे में पता चल गया था। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, पक्का आता है यहाँ से। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ये जो रूटीन से हमारा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम, इस कड़ी में आप लोगों को जितने भी वीडियोस आपसे रिलेटेड होंगी वो आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ऑल के लिए अपना पर्सनलाइज कर ले, क्लिक कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने समझ ली थी, क्या पढ़ा था हमने? Mg+O2 ये बना रहा था MgO। ये एक रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। ये रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट वो होता है जो उस केमिकल रिएक्शन के बाद रिजल्ट में हमारे पास फॉर्म होता है, बनता है, कुछ प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह की रिएक्शन है। तो एक नई टर्म्स है बैलेंसिंग, कि बैलेंस करना, कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड भी हो। तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम आज का लेक्चर पूरा पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों करना है भाई, हमें क्या दिक्कत है, मतलब क्या समस्या हो रही है कि Mg+O2 MgO में काम नहीं चल रहा, ऐसी क्या बात आ गई कि हमें वो बैलेंस करनी पड़ी? तो देखो, इधर बैलेंस करने का कोज क्या है, क्यों हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की हमें क्यों जरूरत है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट्स बनाने के आपको आदत लग जानी चाहिए, नोट्स बनाने का तरीका आपको पता हो जाना चाहिए कैसे बनाने हैं। हेडिंग डालोगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसके बाद लिखोगे व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं फिर से बताऊंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, लेकिन उससे पहले समझो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। किसी चीज का संरक्षण करना, उसको मतलब सहेजना, सहेजना, कि भाई इतना है, इतना ही रहेगा। होता है ना, कुछ एक कंजर्व्ड पार्क होते हैं, नेशनल पार्क कंजर्व्ड है उसके लिए, तो उसको कि वही जितना है उतना ही रखना, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं लाना। तो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मास को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि हम मास को मैटर को, मास को आप मैटर लिख लो, मैटर ज्यादा प्रिसाइज है, मैटर लिख लो, मैटर को या मास को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सो अब इसका कोज क्या होगा? सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स
इन्वॉल्व नंबर ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन should be remains same at reactant and product साइड। भाई सीधी सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हम ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान ना तो मैटर को हम बना सकते हैं ना मैटर को खत्म कर सकते हैं, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर ऐसा है तो मान लो हमने रिएक्शन जो पढ़ी है बेसिक रिएक्शन Mg+O2 और ये बना रहा है ट्वाइस MgO, या फिर ये बना रहा है MgO बना रहा है, ट्वाइस नहीं बना रहा है, MgO बना रहा है। तो देखो यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, यहाँ एक ही एटम है, तो ये तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को खत्म कर रहा है, इसको फेल कर रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में तो 2 ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में जाके एक बच गया। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये लॉ कह रहा है कि हम ना तो रिएक्शन के दौरान मैटर को बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये बैलेंस करनी जरूरी होगी, नहीं तो ये लॉ गलत हो जाएगा, जबकि ये लॉ सही है। तो फिर इसमें कुछ चेंज करेंगे और वो चेंज क्या होगा, बैलेंसिंग। हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा कि जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर होंगे, जितने मैग्नीशियम इधर उतने ही मैग्नीशियम इधर होंगे। इसलिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। बताओ क्यों, व्हाई वी नीड टू बैलेंस a chemical reaction? Because due to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, matter neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Hence there must be the same number of atoms or element in reactant side as in product side. ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही कॉज है बैलेंसिंग का। मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी देखो एग्जांपल लिखेंगे, ये जो है बैलेंसिंग का कोई रूल नहीं है भाई, सीधी सी बात है, बैलेंसिंग का कोई भी रूल नहीं है कि आपको रूल बता दिया जाए। स्टेप्स हैं और स्टेप्स में आपको अपने आईक्यू का यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आपको अपने अंदाजे से वो लगाने हैं, तुक्के लगाने हैं और वो सोल्व हो जाएगी ज्यादातर रिएक्शन। तो रूल ऐसा कुछ है नहीं कि किसी साइंटिस्ट ने कोई रूल दे रखा है कि फॉर्मूला याद कर लो बैलेंस हो जाएगी। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि प्रैक्टिस से आपको बहुत ही ऐसा होगा कि आप अपने आप हिट करोगे और आंसर आ जाएगा। कोई भी एक आर्बिट्रेरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एक रिएक्शन लेते हैं जनरल सी, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, एक ही रिएक्शन है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जब पढ़ेंगे हम मेटल ऑन मेटल में, तो यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, समझ लो, इसको याद कर लेना। ये Fe3O4 होता है, FeO प्लस Fe2O3 ऐसे होता है ये, इस तरह से इकट्ठे Fe3O4 नहीं होता, इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, FeO और Fe2O3, ये दोनों होते हैं। चलो ये बाद की बात है, याद कर लेना, याद रहे तो, अदरवाइज छोड़ दो। तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस, ये वाटर और ये आयरन। देखो एक वर्ड होता है एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें वाटर हो, सॉल्वेंट की तरह, वाटर सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट मतलब जैसे चीनी है, उसको पानी में डालते हैं तो चीनी क्या है, कम अमाउंट है, ज्यादा क्या है पानी, तो जो ज्यादा अमाउंट में हो अगर वो वाटर है तो उसको बोलेगा एक्वस सॉल्यूशन, याद रख लेना। तो मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, एक तो सॉलिड, सॉलिड के लिए लिखते हैं S, लिक्विड के लिए लिखते हैं हम, लिक्विड के लिए L, इनको ब्रैकेट में रखते हैं, गैसियस के लिए लिखते हैं, गैस के लिए स्मॉल g ब्रैकेट, और ऐसे ही अगर एक्वस है तो उसके लिए लिखेंगे A क्यू ब्रैकेट में, ये लिखते हैं स्टेट्स, L है ये स्टेट्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो कंप्लीटली बैलेंस होगी और उसमें उसके साथ उनकी स्टेट्स लिखी होंगी। तो देखो हम इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और साथ में इनकी स्टेट्स भी लिखेंगे। तो देखो बैलेंसिंग का तरीका, आपको एक रिएक्शन दी हुई होगी और कहेंगे बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका पहला काम होगा, एक टेबल बनाएंगे आप, टेबल बनाइए, उसमें लिखेंगे पहले एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रिएक्शन में, जितने भी तरह के एलिमेंट्स वो लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, आयरन,
Fe लिखो, लाइन लगाओ। दूसरा क्या, हाइड्रोजन, H आ गया ना, हाइड्रोजन। फिर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बस इधर अगर ये 3 है तो उधर भी 3 ही होंगे, चौथा अपने आप तो आ नहीं जाएगा। देखो एक ही Fe है, ये एटम भी है, एलिमेंट भी है, अकेला है। H2, इसमें H एलिमेंट है, लेकिन H के 2 एटम मिलके क्या बना रहे हैं, H2। तो हम लिखना है H लिखना है, कभी आप H2 लिखो भाई, दो एक जैसे H मिलके H2 बना रहे हैं, तो एक H लिखना है, एलिमेंट लिखना है हमें, उसकी नोटेशन ऐसे ऑक्सीजन। अब यहां लिखोगे आप लोग रिएक्टेंट, यहां क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। देखो ये हिस्सा क्या है, रिएक्टेंट, जो एरो के लेफ्ट साइड है। ये हिस्सा क्या है, प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, बना है। बस अब शुरू करते हैं। पहले कुछ नहीं करना। देखो रिएक्टेंट में आयरन कितने, रिएक्टेंट में एक ही है ना, Fe के सामने एक लगा है, तो कितने आयरन है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड। अब इधर आओ, इनको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 1 to 1, 1 to 1। प्रोडक्ट में आओ, आयरन कितने हैं, देखो Fe, और कितने हैं, 3, तो ये हो गए 3। ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन और उसके नीचे 4 है, मतलब 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन। यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अरे हमने गलत कर दिया। Fe कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर 2 पे हाइड्रोजन है, नंबर 2 पे हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ये क्या है कि ये रिएक्शन के दौरान जो जो रिएक्टेंट में जो जो प्रोडक्ट वो हमने नोट कर लिए, एलिमेंट लिखे, रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है। अब देखो आयरन 1 है, 3 है, क्या बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। क्या करेंगे, आयरन से शुरू करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए 3, हो गए बैलेंस। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इन सभी पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, ताकि जो भी मल्टीप्लीकेशन होगी वो कंप्लीट पे होगी। मतलब अगर ऑक्सीजन पे अकेले पे हम चाहें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं हो सकता, हमें यहाँ करना पड़ेगा पूरे कंपाउंड को, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। तो हमने आयरन को फर्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन बैलेंस हो गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आयरन बैलेंस। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, यहाँ 1 है अकेला, यहाँ 4 है। क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 4 गुणा में 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है ना, तो कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए 4, ये भी बैलेंस। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ देखो आपने यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो इम्बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 गुणा में 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन हो गया 8, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 8 हो गया। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हुई, बैलेंस रिएक्शन लिख के देखो कैसे कैसे लिखी जाएगी। 3Fe प्लस 4H2O, और क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2, यही तो हुई। देखो बैलेंसिंग करके दोबारा, आयरन कितने हैं, 3, 3 आयरन, 3 आयरन, हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8, 2, देखो 2 है ना, यहाँ 4 सामने लिखा तो 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 गुणा में 1, 4, यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। क्या ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी गई, नहीं, अभी अभी इसमें हमने स्टेट्स नहीं लिखी है कि कौन से कंपाउंड की क्या स्टेट है। देखो आयरन क्या होता है, आयरन होता है सॉलिड, ये क्या होता है, वाटर, वाटर होता है लिक्विड, पानी लिक्विड होता है। ये क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। अब ये हमारी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, जो कि हमने इसे स्केलेटन इक्वेशन से, जो बैलेंस नहीं है, ये होती स्केलेटन इक्वेशन जो पहले थी, उससे हमने बनाई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें हर एक एटम बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। इस तरह से आपको कोई भी दी हुई रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऐसी टेबल बनानी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखने हैं, एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, फिर मल्टीप्लाई करना अपने कॉमन सेंस यूज करके। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जांपल करा दिया मैंने आपको शुरू में, मतलब ये एवरेज से टफ है। इस तरह की मैंने इसलिए कठिन से शुरू किया कि ताकि आप एक बार कठिन सीख लोगे तो जो इस टाइप के इससे आसान आएंगे आप उनको चुटकियों में उड़ा दोगे, कर लोगे। चलो कल वाली जो रिएक्शन थी हम पढ़ रहे थे, क्या थी, Mg प्लस O2, क्या बनाया, Mg, ओ यही तो बनाया था। तो लिखो
यहाँ टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखो यहाँ mg कितना है 1, यहाँ कितना है 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, mg कितना है 2 हो गए, यहाँ 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस क्या बन गई हमारी m ट्वाइस mg प्लस O2 ट्वाइस MgO। तो जो ऊपर वाली है वो क्या थी, स्केलेटन इक्वेशन, ये थी हमारी स्केलेटन इक्वेशन, और ये बन गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अभी बैलेंस नहीं बनी है, अभी लिखो इनकी स्टेट्स। ये होता है सॉलिड, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है, और ये भी क्या होता है, सॉलिड। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना है, साथ में स्टेट लिखनी है। तो आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हो आप सभी को सोल्व करके देखो। सोल्व्ड देखो पहले, उसके बाद अनसोल्व्ड देखो। ये मेथड है हिट एंड ट्रायल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर को रिएक्शन के दौरान ना तो खत्म कर सकते ना बना सकते, इसलिए बैलेंसिंग जरूरी है। क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर का जो टॉपिक होगा आप थोड़े से पढ़ लेना पहले। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है, हमारे सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स आप डाल सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल भी बिना हेजिटेशन के आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।